हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पहला वीडियो है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी का पहला चैप्टर जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले सेल होता क्या है? तो सेल जो है वो होता है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का। अब सेल में हम लोग बहुत सारे पढ़ते हैं कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो अगर हम उसकी डिस्कवरी की बात करें, मतलब सेल में कौन कौन से लोग थे, किसने क्या क्या डिस्कवरी की, तो उसमें हमारी बात आती है पहली कि सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक जिन्होंने पहला सेल डिस्कवर किया। फर्स्ट सेल इन्होंने डिस्कवर किया। हालांकि वो एक कॉर्क था जो कि डेड था। डेड का मतलब क्या था कि उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था ना, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिला के प्रोटोप्लाज्म हो जाता है तो वो एब्सेंट था, यानी कि दरअसल उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखा था, इसलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी। फिर दूसरा आता है लिविंग सेल की खोज किसने की? तो एंटोन वॉन लेवेनहुक, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने खोज की, एंटोन वॉन लेवेनहुक। अब इन्होंने कहाँ से ये, मतलब कौन से प्लांट या फिर किसकी स्टडी से इसको किया था? तो इन्होंने बैक्टीरिया में इस फर्स्ट लिविंग सेल को देखा। उसके बाद हमारी बात आती है, तीसरे लोग थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी? न्यूक्लियस को कवर किया। कहाँ से? ऑर्किड प्लांट से इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उसके बाद फिर मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपना देते गए, तो इन्होंने 3 मेजर काम किए। अब उसके बाद टर्म होती हैं जैसे इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग, और एनिमेट का मतलब होता है लिविंग, यानी कि इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग और एनिमेट मतलब लिविंग। ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो सेल होती है ना, सेल्स के बेसिस पे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म कितने सेल से मिलके बना है उसके बेसिस में दो क्लास में, मतलब दो डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 टाइप्स में। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में होता है सिंगल सेल से, मतलब पूरी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी, पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हो। जैसे कि हमने बैक्टीरिया को देखा, अमीबा, और मल्टी सेलुलर में मैनी सेल्स से इसकी बॉडी बनी हो, मैनी सेल्स, जैसे कि हम लोग की बॉडी ह्यूमंस। अब यूनिसेलुलर के अंदर ऑल फंक्शंस इज डन बाय सिंगल सेल, लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके एक एक अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया। अब हमारे पास आती है सेल थ्योरी, मतलब सेल्स के बारे में और कैसे कैसे किसने क्या क्या बताया। तो उसमें पहली बात आती है कि किसने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया। फॉर्मुलेटेड बाय, पहले आते हैं मैथिस
सचलेडिन, ये 1938 में इन्होंने 1938 में इन्होंने बहुत सारे प्लांट को स्टडी किया और बताया, प्लांट को स्टडी किया और मतलब इन्होंने कहा कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब प्लांट जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल्स के, और वो सेल्स जो हैं वो फर्दर टिश्यू बना लेती हैं। अब उसके बाद फिर आते हैं थियोडोर श्वान, ये 1939 में आते हैं, मतलब इनके एक साल बाद, और इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया और इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज outermost layer of plants animal cell membrane is outermost layer of animal cell, and इन्होंने ये भी बताया कि cell wall is a unique character of plants, मतलब प्लांट्स के अंदर सेल वॉल ही उसका सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। तो इन्होंने ये बताया और इन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दी थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट, मतलब इन्होंने ये बताया था। अब इन्होंने बता दिया, अपनी हाइपोथेसिस दी। अब इनके ड्रॉबैक क्या थे? ड्रॉबैक था कि ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल कहाँ से आ रहा है, हाँ, हाउ न्यू सेल फॉर्म, इन्होंने ये नहीं बता पाए। तो फिर कौन आए? रॉडोल्फ विर्चो, रॉडोल्फ VIRC विर्चो, ये 1855 में आए। इन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया और इन्होंने बताया एक स्टेटमेंट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स आर अराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारे जो सेल्स हैं ना वो पुराने सेल्स से ही अराइज होते हैं, मतलब उन्हीं से डिवाइड होके नए सेल्स बनते हैं। तो इन्होंने ये बताया था। अब एक्सेप्शंस क्या क्या हैं सेल थ्योरी के? जैसे कि वायरस, अब वायरस तो सेलुलर ही नहीं है, नॉन सेलुलर सेलुलर स्ट्रक्चर, और वायरस में जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी एब्सेंट होता है, तो इसलिए वो एक्सेप्शन हो गया सेल थ्योरी का। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये दो हो गई, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, और मतलब इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक के अंदर होता है। अब क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। कौन सा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और उसके बाद आरएनए पाया जाता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि यहाँ पे कैसा होता है? बेसिक।
और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। आरएनए पाया जाता है और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो बेसिक होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक होता है। मतलब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है। ये एक डिफरेंस होता है जो कि याद रखना है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, इनके अंदर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। और राइबोसोम, तो राइबोसोम यहाँ पे कैसा पाया जाता है 70S और यहाँ पे 80S। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें 70S, इसमें भी 70S। और ER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S और न्यूक्लियस मतलब साइटोप्लाज्म में भी 80S पाया जाता है। तो यहाँ तक हो गई हमारी बात। उसके बाद अब ये हमने ओवरव्यू देख लिया एक सेल का कि मतलब उसमें क्या क्या होता है। और इसके अंदर सब यूनिट्स में अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसमें 30S और 50S, ये स्मॉल सब यूनिट हो गई और ये लार्ज। और अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 40S और 60S, ये हो गई हमारी बात। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। एक सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड रीजन, जहाँ पे सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है। यानी सेलुलर एक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शंस, जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं। तो ये सारी जो होती हैं सेल साइटोप्लाज्म में होती हैं। अब एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे ऐसे। तो ये 90 डिग्री पे है और इन्हीं को क्या बोलते हैं सेंट्रियोल। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, सेंट्रियोल ये मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है और ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल ओनली। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम। अब इसके बाद प्लांट और एनिमल सेल अगर हम लोग देखें तो प्लांट और एनिमल, तो प्लांट सेल का अगर एक हम लोग एग्जांपल ले तो ओनियन सेल, और ह्यूमन मतलब एनिमल सेल का दे तो ह्यूमन चीक सेल। इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब सेल के हम लोग साइज अगर देखें कि मतलब कौन से सेल कितनी साइज का होता है, सबसे स्मॉलेस्ट तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। उसके बाद फिर आती है हमारी बात आरबीसी जो होती है ना, वो 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। उसके बाद ऑस्ट्रिच एग जो होता है ना, ये एक सिंगल ऑस्ट्रिच एग जो होता है ना वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है हमारा। उसके बाद एक बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखें तो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर का होता है और ये जो होता है ना 0.3 माइक्रोमीटर का होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। तो ये हमारे कोई डाटा हो गया जो हमें याद रखना चाहिए। और नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होता है, नर्व सेल ब्रांच्ड होता है और सबसे लॉन्गेस्ट होता है।
लॉन्ग होता है। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को देखें। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो ये स्मॉल होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर। मतलब अगर यूकैरियोटिक कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। फ्लाई लिख दिया था। तो ये जल्दी जल्दी करते हैं। अगर इनका हम लोग शेप देखें तो इनमें बहुत ही चार ही तरह के शेप्स इनमें पाए जाते हैं। पहले कोकस जो कि स्फेरिकल होते हैं। दूसरा होता है विब्रियो जो कि कॉमा शेप होते हैं। तीसरा होता है बेसिलस जो कि रॉड शेप। तीसरा होते हैं स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं। तो चार तरह के बेसिक शेप हो गए। और अगर हम लोग बात देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को ऐसे प्रो डॉट लगा के करूँगा, समझ जाइएगा। तो प्रोकैरियोट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, सभी के अंदर लगभग सिमिलर होता है, लेकिन उनका शेप और फंक्शन ये वेरी करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन सब में सेम होता है, बट शेप और उनका फंक्शन वेरी करता है। तो अब अगर हम लोग इनमें देखें तो पहले इनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा था, जेनेटिक मटेरियल इनका। इसके अलावा एक दूसरा, मतलब अगर हम लोग देखें डायग्राम से तो यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया इनका जेनेटिक मटेरियल, और उसमें एक उसके साथ साथ एक प्लाज्मिड जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जो वेक्टर की तरह भी काम करता है। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होते हैं। और ये जो होता है ना, इनका फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है, तो ये यहाँ तक हमारी बात होगी। ये इनका कौन सा कैरेक्टर था? फिनोटिपिक कैरेक्टर था। अब इसके साथ साथ इनके अंदर कुछ ग्रैनुअल्स भी पाए जाते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, जो कि स्टोर करते हैं मटेरियल को। ज़्यादातर इसमें प्रोटीन को स्टोर किया जाता है। मतलब इनमें हर एक को काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि फॉस्फेट ग्रैनुल, फिर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल और साइनोफेशियन ग्रैनुल, ये स्टोर करता है प्रोटीन को। तो इनमें सब लोग का अपना अपना एक काम है जो कि ये लोग करते हैं। तो गैस वैक्यूल, ये किस में पाया जाता है? ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है।
साइनोबैक्टीरियाज में भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो इनके काम हो गए। अब अगर हम लोग अच्छे से डायग्राम बनाए प्रोकैरियोटिक सेल का, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया है सेल वॉल। फिर आते हैं हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है जिसे हम लोग मीजोजोम बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्ड से बनते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। तो पहले क्रोमैटोफोर की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और इसके अंदर ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पिगमेंट्स कैरी करता है। सम प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कंटेन पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और मीजोजोम जो होता है ना, सेल वॉल की इनफोल्डिंग से बनता है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो जैसे कि रेस्पायरेशन, सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे इतने फंक्शंस हो गए। उसके बाद सेल वॉल सिंथेसिस, रेस्पायरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को एंजाइम कंटेंट, ये एंजाइम कंटेंट और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई है। और कभी कभी ये सिक्रीशन का भी फंक्शन परफॉर्म कर देता है, किसका, सिक्रीशंस का। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब यहाँ चलते हैं, ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो मेम्ब्रेन्स थी, अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये हार्ड हो गई है, थिक है, ये टफ है, टफ, तो इसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। और अगर लूज है तो इसे हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट होती है, इसको हम लोग, ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है। सबसे आउटर मोस्ट होती है, पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स के फंक्शंस में अगर हम लोग बात करें ना, तो इसका जो थिकनेस होता है ना, इसका थिकनेस एंड कंपोजिशन डिफरेंट होता है, हर एक बैक्टीरिया में डिफर करता है, हर एक बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये सेल वॉल जो होता है ना, शेप प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ सेल, कोलैप्स होने से सेल को बचाता है। और उसके बाद एक और फंक्शन इसमें हम लोग सकते हैं,
स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सबसे इनर मोस्ट होता है और ये सेम होता है इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इन दोनों में, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इसका जो कंपोजिशन है वो लगभग सेम होता है। ये सबसे अंदर वाला होता है और ये इंटरेक्ट करता है विद आउटर इन्वायरमेंट। यही आउटर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। अब जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी 1 + 2 + 3, इसी को मिला के सेल इन्वेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल इन्वेलप। अब सेल इन्वेलप ये जो है टाइटली बाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है केमिकली। तो ये सारी इसके फंक्शंस हो गए। अब इनके अंदर और भी चीज़ अगर देखें हम लोग तो ऐसे फिम्ब्रे और पिलाई, यानी कि ये पिलाई है, इसको अगर लेंगे तो फिम्ब्रे। जो पिलाई होते हैं ना ये लॉन्ग होते हैं तो लेस इन नंबर होंगे। इनके अंदर पिलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये ट्यूबुलर इलोंगेटेड होते हैं। फिम्ब्रे शॉर्ट होते हैं तो मोर इन नंबर होंगे। और ये ब्रिसल लाइक होते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट टू रॉक हेल्प करते हैं। वो वीडियो है ये हेल्प करते हैं। ये नो हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब इनका लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं होता। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है ना कि मतलब इन्होंने जो इनका जो ग्राम साइंटिस्ट थे, इन्होंने मतलब 2 बैक्टीरियाज को स्टेन किया, मतलब बैक्टीरिया के एक ग्रुप को स्टेन किया। अब उनमें से इनको 2 कैटेगराइज किया कि मतलब हु रिटेन कलर, मतलब कलर को कौन रिटेन कर लिया, और हु लॉस कलर, मतलब किसने कलर को लॉस कर दिया। तो जिसने रिटेन कर लिया वो ग्राम पॉजिटिव और जिसने लूज कर दिया उसे ग्राम नेगेटिव बोला इन्होंने। तो इन्होंने ग्राम स्टेनिंग ने ये प्रोसेस दी थी। उसके बाद फिर आता है हम लोग बैक्टीरियल राइबोसोम। हमें पता है कि राइबोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन से अटैच भी रहते हैं और फ्री भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ तक हो गया, सेल मेम्ब्रेन से अटैच भी रहते हैं, फ्री भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में। 70S टाइप होता है। और ना ये जब एक सिंगल mRNA पे जब ढेर सारे राइबोसोम आके जुड़ जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब बैक्टीरिया फ्लैजिला,
अब अगर हम लोग बैक्टीरिया को देखें तो ये उसका हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारे पास बेसल बॉडी, ये हो गया हुक और ये हो गया फिलामेंट। मतलब क्या क्या हो गया, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के फ्लैजिला के। ये 3 ही से मिलकर डिवाइड होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट यही फिलामेंट वाला होता है, ये हुक होता है, ये जॉइंट करता है इसको और इसको, मतलब बेसल बॉडी और फिलामेंट को हुक जॉइंट करता है। अब जो इसका फ्लैजिला होता है ना, ये एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है किसका, सेल वॉल का। और इसका जो फिलामेंट होता है या फिर इसका जो फ्लैजिला होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब ये बात नोट करने की है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है इसका फ्लैजिला। अब अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा, और अगर नहीं है तो नॉन मोटाइल होगा। और ये भी बात है कि नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला, हम लोग यहाँ पे नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला ये डिफ़र करता है हर बैक्टीरिया में, मतलब डिफ़र करता है। किसी के अंदर मान लो एक बैक्टीरिया है, यहीं एक फ्लैजिला है, किसी के अंदर 2 फ्लैजिला है, किसी के अंदर एक साइड में ढेर सारे फ्लैजिला हैं, किसी की साइड में दोनों साइड में ढेर सारे फ्लैजिला हैं, किसी के एक ही साइड में मतलब पूरे बॉडी पे फ्लैजिला हैं। तो ढेर सारे मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन और जो नंबर है ये डिफ़र करता रहता है हमेशा। तो यहाँ तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के सारे ओवरव्यूज़ देख लिए हैं। अब हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में यूकैरियोटिक सेल के साथ।